बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल विद्यार्थी में। आज इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि उत्तल दर्पण के कारण दर्पण सूत्र कैसे ज्ञात किया जाता है। पिछले वीडियो में हमने ये बात सीखी थी कि अवतल दर्पण के कारण दर्पण सूत्र की व्याख्या, और उसको वन बाय वन हम लोगों ने देखा था। ये वीडियो कुछ लंबी बन रही है, कुछ दिनों बाद, कुछ गैपिंग के बाद आ रही है, कुछ उसमें समस्याएं थी। तो बहुत देर न करते हुए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और इसमें आप हम लोग देखेंगे कि उत्तल दर्पण के कारण दर्पण सूत्र का निर्माण। आप लोगों को मैं एक बार रूबरू करा दूं कि दर्पण सूत्र हम जानते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। यही होता है, ये हमको पता है। और ये जो दर्पण सूत्र है, यहाँ पर f जो होता है ये वस्तु की क्या होती है, फोकस दूरी होती है। फोकस दूरी होती है। u जो होता है वस्तु का क्या होता है, वस्तु की दूरी होती है, वस्तु की दूरी। और v जो होता है ये प्रतिबिंब की दूरी होती है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, ये दो चीजें, तीन चीजें। और आपको ये भी जानना जरूरी है कि जो दूरियां होती हैं ये दर्पण के जो पोल होता है दर्पण का, है ना, दर्पण का जो ध्रुव होता है, दर्पण के ध्रुव से ये दूरियां ली जाती है। ठीक है, जैसे दर्पण का ध्रुव हम समझते हैं, ठीक है, दर्पण का मध्य बिंदु दर्पण का क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। ठीक है, दर्पण का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। और यहीं से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात की जाती है। ठीक है, तो ये सब सारी बातें हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम इस वीडियो में माध्यम से बात करेंगे उत्तल दर्पण के कारण अवतल जो दर्पण सूत्र है, दर्पण सूत्र का निर्माण। ठीक है, तो इसकी हेडिंग ऊपर रखते हैं। ऊपर लिखने के बाद फिर हम लोग देखेंगे कि क्या होता है ये। ठीक है, तो कहेंगे उत्तल दर्पण के कारण, दर्पण के कारण दर्पण सूत्र का निगमन, दर्पण सूत्र का निगमन। ठीक है, मिरर फार्मूला है ना। हे प्रभु, दर्पण फार्मूला। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, फिगर बनाते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हम बनाते हैं एक फिगर, किस दर्पण का, अवतल दर्पण का। ठीक है, एक हमने बना लिया अवतल दर्पण का फिगर। और दर्पण का हम ये मान लेते हैं, ये हमारा दर्पण का जो द्वारक है, दर्पण का मध्य बिंदु P मान लेते हैं। यहां पर हमारा मध्य बिंदु P है। दर्पण का फोकस दूरी F, दर्पण की वक्रता केंद्र C। ठीक है, बातें समझ में आ रही है। दर्पण का मुख्य बिंदु, जो मुख्य बिंदु है, जो केंद्र बिंदु होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। और हमने पीछे पढ़ ही रखा है कि जो दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, फोकस दूरी, उसकी आधी होती है। ठीक है, तो हमने ये मान लिया ये हमारा क्या हो गया, फोकस बिंदु हो गया। और इसे हम क्या कह दिए, वक्रता केंद्र कह दिए। और दर्पण का मुख्य बिंदु क्या हो गया, P हो गया। और दर्पण के मुख्य बिंदु तथा दर्पण के मध्य बिंदु, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। इस तरीके से हमने मुख्य अक्ष को भी परिभाषित किया। ठीक है, मान लेते हैं कि यहां पर कोई वस्तु है, जिस वस्तु को हम नाम देते हैं क्या, ए बी। और इस वस्तु के शीर्ष से एक रेखा, शीर्ष से एक रेखा दर्पण पर आपतित होती है। ठीक है, दर्पण पर आपतित होती है। और जैसे दर्पण पर आपतित होती है, हम लोग क्या खींचेंगे, इस बिंदु पर अभिलंब खींचेंगे। कहां से, गोलीय दर्पण पर जो अभिलंब होता है वो वक्रता केंद्र से खींचा जाता है। कहां से खींचा जाता है, वक्रता केंद्र से। तो ये हमने गोलीय दर्पण से वक्रता केंद्र पर लंब खींचा और जो कोण आई बनाया, और जितने कोण पर ये किरण आपतित होगी उतने ही कोण पर परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, और ये जो परावर्तित किरण होगी ये दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होगी, दर्पण की मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, दूसरी प्रकाश किरण हम लोग लेते हैं जो दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है।
कहाँ आपतित हो? दर्पण के ध्रुव पर। देखिए, और किरण आरेख में हम लोग उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों के किरण आरेख पढ़ रहे थे। वहां पे हमने आपको बताया रहा होगा कि जब कभी भी प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है तो जितने कोण पर आपतित होगी दर्पण के ध्रुव पर, उतने ही कोण पर यह परावर्तित हो जाएगी। क्यों परावर्तित हो जाएगी? क्योंकि दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है यह वक्रता केंद्र के लंबवत होता है, यह आपको पता होना चाहिए। और अभी हमने बताया कि यदि गोली दर्पण, ऐसे मान लीजिए कि वृत्त कोई ले लेते हैं, ये हमने कोई वृत्त ले लिया, ठीक है, और यहां पे हमने केंद्र बना दिया इसका, और इस केंद्र से दर्पण, ये जो वृत्त है, वृत्त के किसी भी बिंदु पर यहां से अगर हम रेखा खींचते हैं, वह रेखा उस बिंदु के लंबवत होती है, यह आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो ये जो बिंदु है, इस बिंदु पर जो ये रेखा खींची गई है, ये वक्रता केंद्र से ही खींची गई है, वक्रता केंद्र से होकर गुजर रही है रेखा। तो ये जो बिंदु होगा इस पर लंबवत होगा, तो यहाँ पे अभिलंब खींचने की कोई जरूरत है ही नहीं। जिस तरीके से हमने यहाँ पे अभिलंब खींचा, उस तरीके से यहाँ पे हमें अभिलंब खींचने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, बात समझ आ रही है? इसको हम यम डैश कहते हैं। ये हमारा क्या हो गया? यम हो गया। हम इसको मान लेते हैं कोई पॉइंट में, और ये जो रेखा, इस रेखा को हम पीछे डॉट 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 करके बढ़ाएंगे, और जिस बिंदु पर ये प्रतिच्छेदित करेंगे, करती हुई प्रतीत होंगी, करेंगे नहीं, करती हुई प्रतीत होंगी, उसी बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक है, उसी बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो एक बात जानिए, हम लोग पढ़ रहे थे प्रतिबिंब, और जब हम लोग प्रतिबिंब की बात कर रहे थे तो हमने आपको बताया रहा होगा कि जब दो या दो से अधिक परावर्तित रेखाएं, जब दो या दो से अधिक परावर्तित रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, यदि वास्तव में काटे, देखिए अगर ये परावर्तित रेखाएं, जैसे हम लोग अवतल दर्पण पढ़ते थे, एक बात समझने की है कि जिस तरीके से हम लोग अवतल दर्पण पढ़े, यहाँ पर अवतल दर्पण पढ़ा हमने, तो जिस तरीके से अवतल दर्पण में प्रकाश किरणें आती थी और एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही थी, इस तरीके से तो वास्तविक रूप में प्रतिच्छेदित करते थे, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और अवतल दर्पण में यही प्रकाश किरणें वास्तविक रूप से प्रतिच्छेदित न करके ये प्रतिच्छेदित करती हुई प्रतीत हो रही है। और जब वास्तविक रूप से प्रतिच्छेदित न करके परावर्तित रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती हैं, तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है। और वहां पे एक प्राइमरी कंडीशन ने यह भी बताई थी कि यदि दो या दो से अधिक परावर्तित रेखाएं यदि एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होंगी, तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी प्राप्त होगा। और यदि आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा तो चाहे दर्पण कोई भी हो, अवतल हो, उत्तल हो या समतल हो, अगर दो या दो से अधिक रेखाएं वास्तविक रूप से नहीं, आभासी रूप से एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, तो वहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा सीधा प्रतिबिंब होगा। वस्तु से छोटा या बड़ा हो सकता है, वस्तु के बराबर हो सकता है, वो दर्पण की प्रवृत्ति के ऊपर निर्भर करेगा। जैसे अगर अवतल दर्पण में बात करें तो अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी जब बनता है तो वस्तु कई गुना बड़ा बनता है। समतल दर्पण में जब वस्तु का प्रतिबिंब बनता है आभासी, तो वस्तु के बराबर बनता है। और उत्तल दर्पण की बात करें तो यहां पर वस्तु से छोटा बनता है। ये तो दर्पण के ऊपर बात हो गई, लेकिन किसी भी कंडीशन में यदि दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनता है, चाहे वो दर्पण कोई भी हो, तो वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा दर्पण में सीधा बनता है, आभासी है ना, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा। तो इस तरीके से हमने वस्तु इसकी रचना की, और इसी के माध्यम से देखिए सबसे बड़ी बात, वक्रता त्रिज्या को हमने किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल आर। फोकस दूरी हमारी हो गई, कितनी होगी? स्मॉल एफ। ये प्रतिबिंब बना, प्रतिबिंब की दूरी हमने कितनी ले ली? भी। और वस्तु की दूरी कितनी ले ली? यू। ये बात जा रही है। अभी हमने बताया आपको कि हमेशा हम कभी भी दूरियां जो मापेंगे, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी, वो दर्पण के ध्रुव से ही दूरी मापते हैं। साइन कन्वेंशन में हमने पढ़ा था, ठीक है, साइन कन्वेंशन जब हम आपको पढ़ा रहे थे, है ना, तो उसमें हमने आपको बताया था कि चिन्ह परिपाटी में कि वस्तु की दूरियां किस तरीके से मापी जाती है, कैसे हम लोग वस्तु की दूरी लेते हैं, कहां से प्रतिबिंब की दूरी लेते हैं, किस तरीके से। हमने वहां बताया रहा होगा आपको कि जब वस्तु, ये जो ध्रुव होता है, ध्रुव से जब हम बाईं तरफ, देखिए ये हमारा बाईं तरफ है, जब बाईं तरफ हम वस्तु की दूरी लेते हैं तो ऋणात्मक लेते हैं, और जब दाहिनी तरफ वस्तु की दूरी लेते हैं धनात्मक लेते हैं। ये अभी आगे की बातें हैं, उसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, है ना।
किस तरीके से इसको हमने बनाया और उसके बारे में हम लोग लिखेंगे, फिर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, कहेंगे माना माना यम यम डैश एक उत्तल दर्पण है, यम यम डैश एक उत्तल दर्पण है जिसका जिसका मध्य बिंदु मध्य बिंदु P ध्रुव तथा वक्रता केंद्र C फोकस बिंदु कैपिटल F है। ठीक है, फोकस बिंदु कैपिटल F है, ये बात समझ। इसके बाद कहेंगे ये तो हमने दर्पण को निरूपित किया, अब हम लोग लिखेंगे ये किस तरीके से हमने वस्तु को लिया। तो कहेंगे ए बी एक वस्तु मुख्य अक्ष क्या है, x और x डैश। ठीक है, तो कहेंगे मुख्य अक्ष x डैश पर लंबवत रखा है, जिससे प्रकाश किरण देखिए, प्रकाश किरण क्या है, B से N तक है ना, BN दर्पण पर आपतित होती है, BN। ठीक है, BN तथा लिखिए, इसे लिखिए, दोनों के एक साथ लिखते हैं, BN तथा। ठीक है, देखिए BN और ये हो गया BP। ठीक है, तो BN तथा BP दर्पण पर आपतित होती हैं जो परावर्तन के पश्चात परावर्तित हो जाती हैं। ठीक है, परावर्तित किरणों को देखिए, परावर्तित हो जाती है और परावर्तित किरणों को हम क्या मिला रहे हैं, पीछे मिला रहे हैं। ठीक है, तो कहेंगे परावर्तित किरणों को दर्पण के पीछे मिलाने पर देखिए किस बिंदु पर काट रहा है, B डैश पर, B डैश बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, जहां इसे लिखेंगे, जहां पर देखिए, जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब A डैश B डैश देखिए A डैश B डैश प्राप्त होता है, A डैश B डैश प्राप्त होता है। देखिए A डैश B डैश प्राप्त होता है सबसे, है ना। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब है ये देखिए इससे छोटा है। ठीक है, अब इसका उपयोग भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब बात आती है, ये तो हमने क्या लिखा, मैकेनिज्म लिखा कि दर्पण को किस तरीके से निरूपित किया जाता है। अगर आपको क्लास 12 के एग्जाम में ये सवाल देता है, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि उत्तल दर्पण के माध्यम से दर्पण सूत्र की व्याख्या कीजिए या दर्पण सूत्र का निगमन कीजिए, तो आपको करना क्या होगा कि पूरा कंस्ट्रक्शन लिखना होता है। जब तक हम कंस्ट्रक्शन नहीं लिखते हैं तब तक पूरे नंबर्स, पूरे मार्क्स हम लोग गेन नहीं कर पाते।
ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन लिखना जरूरी है। कंस्ट्रक्शन में चीजें होती ये हैं कि जैसे हमने बनाया फिगर को उस तरीके से लिख दिया जाता है। जैसे हम लोग क्लास 6, 7, 8 में हम लोग त्रिभुज बनाते थे, चतुर्भुज बनाते थे और उसकी एक रचना करते थे। वहां पे दिया जाता था कि एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए, तो वहां पे हम लोग लिखते थे कि एक हमने सर्वप्रथम हमने एक ए बी रेखा खींची, है ना। सर्वप्रथम ए बी रेखा खींची, पटरी प्रकार की सहायता से उसमें इतने चाप भरा, ए को केंद्र मानकर हमने चाप लगाया, बी को केंद्र मानकर चाप लगाया, ये बिंदु इस बिंदु पर काटता है। इस तरीके मतलब जिस तरीके से हम लोग कंस्ट्रक्शन करते थे उस तरीके से पूरे लिखते थे। सेम टू सेम क्लास 12th में भी जब हम लोग डेरिवेशन करते हैं तो पूरा प्रोसीजर जिस तरीके से हम फिगर को मेकओवर करते हैं, पूरे फिगर को मेकओवर करने में जो भी प्रक्रिया से हम गुजरते हैं सारी प्रक्रिया को लिखना ही उसका वर्णन हो जाता है। और इतना करने के बाद आप डेरिवेशन करने के लिए प्रिपेयर हो। अब आप देखिए डेरिवेशन में, डेरिवेशन बहुत ही सरल होता है। यहां पे हम लोग देखेंगे, देखिए सबसे बड़ी बात, यहां पे दो प्रकार के त्रिभुजों को हम लोग लेने वाले हैं। पहला त्रिभुज हमारा होगा ए बी पी डैश, ए बी पी। देखिए एक त्रिभुज बन रहा है, ये आई कोण बना और ये कोण कितना बना 90 डिग्री, कंफर्म है। अच्छा दूसरा कोण देखिए, दूसरा कोण हमारा है ये। और एक बात आपको पता होनी चाहिए कि जब कोई रेखा हो और कोई दूसरी रेखा इसको प्रतिच्छेदित करती है तो इसके जो एकांतर कोण होते हैं ये आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहां पर जब ये रेखा पीछे की तरफ हम मिला रहे हैं तो जितना कोण ये बनेगा उतना ही कोण ये भी बनने वाला है, आई बनेगा। और ये कोण 90 डिग्री का है तो ये कोण भी कितने बनेगा 90 डिग्री। ठीक है, और हम लोग क्लास 10th में समरूपता के सिद्धांत के आधार पर ये जानते हैं कि जब किसी भी दो त्रिभुजों के अगर दो कोण आपस में बराबर है तो तीसरा कोण बराबर ही होगा, क्योंकि तीन त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग जो होता है एक दूसरे के क्या होता है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो अगर इसका 90 है इसका आई है, इसका 90 है इसका आई है, तो तीसरा कोण अगर x मानते तो इसका भी x होगा। तो तीनों कोण बराबर है, तो अगर तीनों कोण किसी भी त्रिभुज के बराबर है तो वो त्रिभुज क्या कहे जाएंगे, समरूप त्रिभुज कहे जाएंगे। तो कहेंगे त्रिभुज, देखिए बी ए पी तथा बी डैश ए डैश पी, बी डैश ए डैश पी से ऐसे आगे लिख देते हैं समरूप त्रिभुज, क्योंकि ये समरूप त्रिभुज है। और समरूपता का सिद्धांत होता ये है, समरूपता का सिद्धांत हमने आपको पीछे बताया था, फिर से बताते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है ए बी सी, ये डी ई एफ, तो अगर इनकी ये दोनों त्रिभुज आपस में एक दूसरे के समरूप हैं तो इनके जो भुजाओं का अनुपात होगा वो भी क्या होगा, बराबर होगा। जैसे हमने ए बी भुजा ले ली, ए बी बटे में कितना हो गया डी ई हो गया। ठीक है, तो उसी तरीके से यहां पे बी सी बटे में ई एफ हो गया, ए सी बटे में डी एफ हो गया, ये हो गया। सेम टू सेम देखिए यहां पर ये भुजा लंबवत है तो ये भी भुजा क्या है यहाँ पे लंबवत है, तो इसका अनुपात इसके अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। तो कहेंगे, देखिए यहां पे कहने वाले हैं, इसको इरेज करते हैं, यहां पे कहेंगे ए बी बटे में ए डैश बी डैश, देखिए ए बी बटे में ए डैश बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, ए पी बटे में ए डैश पी, समीकरण नंबर 1, सॉरी ए डैश पी। ठीक है, समीकरण नंबर 1। दूसरा त्रिभुज देखते हैं, दूसरा त्रिभुज क्या होगा, यहां पे देखिए दूसरा त्रिभुज हमारा होने वाला है फोकस है। पहला तो त्रिभुज हमारा होगा, देखिए पहला त्रिभुज ये हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज ये हो जाएगा। तो इसको हम लोग कह लेंगे एन पी डैश एफ और ये बी डैश ए डैश एफ, क्योंकि यहां पे देखिए इनका जो कोण है, ये जो जितना कोण ये बना रहा है उतना कोण ये भी है। ये 2i का कोण अगर बना रहा है तो 2i कोण अगर इसके लिए है तो इस त्रिभुज के लिए भी वही है। हाँ,
और ये 90 डिग्री का कोण है, तो ये भी कितना डिग्री का कोण, 90 डिग्री का। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहे जाएंगे। तो कहेंगे समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज एन पी डैश एफ, एन पी डैश एफ एवं बी डैश ए डैश एफ, बी डैश ए डैश एफ से, ठीक है, बी डैश एफ से क्या हो जाएगा, जरा तो क्या हो जाएगा यहां पे, ये इसका लंब है ए डैश बी डैश, और ये कितना है एन डैश पी। तो कहेंगे एन पी डैश बटे में कितना ए डैश बी डैश, और बराबर कितना हो जाएगा, देखिए तो बी पी डैश एफ, तो कहेंगे एफ पी डैश बटे में एफ ए डैश, तो एफ ए डैश। कंफर्म है। और एक चीज हम लोग देख रहे हैं कि जितना, देखिए जितना इसकी लंबाई है उतना ही इसकी लंबाई है। तो कह देंगे सिंस, देखिए कहेंगे सिंस, यहां पर सिंस ए डैश बी डैश बराबर एन पी डैश, ठीक है, एन पी डैश। और कहेंगे यदि यदि आपतित किरण किरण ध्रुव के अत्यंत समीप हो, अत्यंत समीप हो, देखिए ये जो किरण है, अगर ये किरण यहां पर ना होकर यहां पर होती तो अगर अत्यंत समीप होती तो ये पी पॉइंट जो पी डैश यहां पर आ रहा है वो पी के ही लगभग बराबर होता, तो एफ पी डैश एफ पी के बराबर होता। तो कहेंगे तो कितना हो जाता, एफ पी डैश बराबर कितना होगा एफ पी, ठीक है। तो यहां से ले लेंगे ए डैश ए बी बटे में ए डैश बी डैश, देखिए एन पी के स्थान पे क्या रखेंगे, सॉरी ए बी है ना, ए बी बटे में ए डैश बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, देखिए एन पी डैश इसके बराबर हो गया, और यहां पे लिख देंगे एफ पी डैश का स्थान पे एफ पी, तो कहेंगे एफ पी बटे में कितना हो जाएगा एफ ए डैश, समीकरण नंबर 2, ठीक है, समीकरण नंबर 2। यहां तक समझ में आ रही है चीजें, बताइए यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं। आगे हम लोग देखेंगे, जस्ट आगे हम लोग देखेंगे, देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 ये बना, समीकरण 2 हमारा ये बना, और इसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो हम यहां पे कह सकते हैं कि ये राइट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। तो कहेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, जरा बताइए तो, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, वहां पर कहेंगे इतना बराबर इतना, तो क्या देंगे ए पी बटे में ए डैश पी बराबर एफ पी बटे में एफ ए डैश, ठीक है, एफ ए डैश। अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ए पी का मान हम जानते हैं कितना है, यू है, और ए डैश पी का मान भी है, एफ पी का मान है एफ, लेकिन एफ ए डैश का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए एफ ए डैश का मान, इसका मान हमें ज्ञात करना है, और हमको इसका मान पता है, तो क्या कर देंगे हम एफ पी में से, कहेंगे सिंस एफ पी में से क्या घटा देंगे, देखिए एफ पी में से कितना घटा देंगे, बोलिए ए डैश पी, तो इसमें से ए डैश पी अगर घटाते हैं तो हमें मिल जाएगा एफ ए डैश, एफ ए डैश अगर इसमें से इतना घटा देते हैं तो, ठीक है। तो कहेंगे ए पी बटे में ए डैश पी बराबर एफ पी अपॉन कितना हो जाएगा, एफ पी माइनस ए डैश पी, ठीक है। और कहेंगे सिंस, चूंकि एपी का मान कितना है, एपी का मान कितना, यहां से यहां का मान कितना है, देखिए हमने चिन्ह परिपाटी आपको पढ़ाई थी, और चिन्ह परिपाटी में हमने आपको बताया था कि जब भी कभी किसी ध्रुव से, ये ध्रुव है हमारा,
ध्रुव से अगर बाईं ओर दूरी मापते हैं तो उसको माइनस लेंगे, और अगर दाईं ओर मापते हैं तो प्लस लेंगे। तो ये दूरी इधर माइनस इधर मापी जा रही है बाईं तरफ, तो यू का मान कितना होने वाला है, एपी का मान होगा माइनस यू। ठीक है, दूसरा लिखेंगे ए डैश पी। ए डैश पी का मान कितना होगा, ए डैश पी कितना मान है बी, और चूंकि बाईं दाहिनी तरफ माप रहे हैं तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बी। ठीक है, ये याद रखिएगा। तीसरा हो गया एफ पी। अब एफ पी क्या है, फोकस दूरी, तो क्या देंगे एफ पी बराबर स्मॉल एफ। ये दूरियां मापनी है, तो इसको समीकरण 3 मानते हैं। कहेंगे सभी मान समीकरण 3 में रखने पर सभी मान समीकरण 3 में रखने पर देखिए क्या हो जाएगा। देखिए यहां पे कितना है, इसका मान हो जाएगा u बट्टे में b। ठीक है, ए डैश पी का मान b बराबर कितना हो गया, एफ पी का मान f, ये हो गया f बटे में एफ पी का मान f, और ये कितना हो गया देखिए तो ए डैश पी का मान v, तो क्या देखिए कितना हो गया b। और इनका हम तिर्यक गुणा कर देंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो कहेंगे u f माइनस b, सॉरी ये माइनस में है याद रखिए, किसे माइनस में है तो ये माइनस रहेगा। ठीक है, और ये हो जाएगा कितना एफ बी, गुणा करें इसका कितना हो जाएगा माइनस यू एफ और प्लस यू भी बराबर एफ भी। समीकरण क्या मान लेते हैं 4, और कहेंगे समीकरण 4 में यू भी एफ से भाग देने पर, यू भी एफ से भाग देने पर क्या हो जाएगा, भाग देने पर जरा बताइए तो, भाग देंगे कितना हो जाएगा, दोनों पक्षों में भाग देंगे ना, जब हम गुणा करेंगे दोनों पक्षों में भाग देंगे दोनों पक्षों में, क्योंकि तभी बैलेंस बराबर होगा। तो कहेंगे माइनस यू एफ बटे में यू भी एफ, ठीक है, प्लस यू भी बटे में यू भी एफ बराबर एफ भी बटे में यू भी एफ। ठीक है, तो बिना ही किसी संकोच के देखिए यहां पे u से u कट जाएगा, भी f से f कट जाएगा। ठीक है, यहां पे u से u कट जाएगा, भी से भी कट जाएगा। देखिए f से f, b से b, क्या मिलेगा, देखिए क्या बच रहा है यहां पर, यहां पे क्या बच रहा है देखिए तो 1 बट्टे में भी, तो कहेंगे 1 बट्टे में भी बराबर एक, सॉरी माइनस में है, ये माइनस में है तो ये हो जाएगा माइनस में, और प्लस 1 बट्टे में एफ, अब बराबर कितना हो गया 1 बट्टे में यू, 1 बट्टे में यू। और देखिए ये इधर माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। दिस इंप्लाई दैट 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई यू प्लस 1 बाई बी। ये हमारा बनता है दर्पण सूत्र। देखिए ये जो है दर्पण सूत्र जो प्रूफ करने का बहुत ही सरलतम तरीका था, और इस तरीके से हम लोग दर्पण सूत्र को निगमन कर पाए। ये 1 बाई जब बराबर 1 बाई यू प्लस 1 बाई, जिस सूत्र को हम लोग रटा रटाए पढ़ते थे उस सूत्र को हम लोग बखूबी प्रूफ कर पा रहे हैं कि किस तरीके से ये फार्मूले आते हैं। और भौतिक विज्ञान, मैं तो बार बार आप लोगों को कहता हूं कि भौतिक विज्ञान एक कंठस्थ करने की चीज तो है नहीं, प्रूफ करने की चीज है, समझने की चीज है। किसी भी कोई भी बातें अगर भौतिक विज्ञान के अंतर्गत कही जा रही हैं कि ये अगर इतना होता है तो वो होता नहीं है, वो प्रूफ है कि वो होता है, बड़ी बड़ी बातें नहीं है। भौतिक विज्ञान के अंदर जब तक कोई चीजें प्रूफ ना हो जाए, है ना, जब तक उसका साक्ष्य न मिल जाए, प्रमाण न मिल जाए, तब तक वो चीजें होती ही नहीं। समझ लीजिए, अगर कोई बात भौतिक विज्ञान के अंदर अंतर्गत कही जा रही है तो वो समझिए कि वो प्रूफ है, वही साक्ष्य है। बिना साक्ष्य के बातें नहीं कही जा सकती।
ठीक है, तो इस तरीके से आपने देख पाया कि ये हमारा जो है सूत्र निगमन होता है। अभी हम लोग इसमें देखेंगे एक सवाल को लेकर के कि किस तरीके से इस पे सवाल जो होते हैं हम लोग कर पाएंगे जो एग्जाम्स में पूछ जाते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दोनों को लेकर के एक सवाल हम लोग देखेंगे और एक एक सवाल करेंगे दोनों से। ठीक है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों से। ठीक है, एक सवाल हम लोग लिखेंगे जिसको कर पाएंगे भी जस्ट। ठीक है, एक सवाल लिखेंगे और उसको हम लोग देखेंगे सवाल लगता कैसे है। सवाल एक ही लेंगे और उसको अवतल और उत्तल दर्पण पे दोनों पे हम लोग प्रूफ कर पाएंगे। ठीक है, चूंकि पीछे हम लोगों ने पढ़ रखा है तो उसमें ज्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, कहेंगे यदि कोई वस्तु, एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सम्मुख दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। कितने सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है तथा दर्पण की फोकस दूरी कितना मान है बताइए? 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर है तो वस्तु की दूरी ज्ञात कीजिए। ये आपको सवाल दे दिया गया। अब आप कैसे लगाओगे? कहेंगे कि सबसे पहले तो दिया क्या गया है। क्या दिया गया है भाई बताइए? क्या दिया गया है? वस्तु की दूरी। और हमेशा हम लोग जानते हैं चाहे दर्पण कोई भी हो, उत्तल हो चाहे ये उत्तल दर्पण ले लेते हैं, ये हम अवतल दर्पण ले लेते हैं। ठीक है, और दर्पण कोई भी हो अगर वस्तु रखा जाएगा तो किधर रखा जाएगा? बाईं तरफ रखा जाएगा। और अभी हमने बताया आपको दर्पण कन्वेंशन के आधार पर कि कभी भी जो दूरी होती है दर्पण से अगर हम बाईं तरफ मापते हैं तो दूरी क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं, माइनस लेते हैं। तो वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी? यू कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। और क्या हो जाएगा? माइनस की प्लस माइनस। क्यों? क्योंकि ये दूरी क्या हो जाएगी? लेफ्ट साइड में। ठीक है, और दूसरा क्या है? फोकस दूरी। अब देखिए ये हमने बना रखा है अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो इधर ही मापी जाती है, और ये फोकस दूरी क्या हो जाएगी? ऋणात्मक। ठीक है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक। ये हम लोगों ने प्रूफ कर रखा है। ठीक है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात तो है नहीं। देखिए यह बराबर कितना हो गया? -15 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? यहां पे लिखा है ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भाई? बोलिए। V बराबर ये मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो कहेंगे हम जानते हैं देखिए क्या जानते हैं? हम जानते हैं 1/v बराबर 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v जानते हैं। और ये सारे मान दिए गए हैं, हमको निकालना क्या है? v का मान निकालना। तो हम क्या करेंगे? ये इधर प्लस है, इसको इधर माइनस भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए 1/v बराबर लिख सकते हैं 1/f माइनस 1/, और साइन कन्वेंशन के आधार पर जो भी हमने मान लिया था सारे मान यहाँ पे बड़ी शालीनता के साथ रख देंगे। ठीक है, तो 1/v बराबर देखिए f का मान कितना है? -15, ये हो जाएगा -15, और माइनस u का मान कितना है? -20, तो ये हो जाएगा -20। ठीक है, इस माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, माइनस प्लस हो जाएगा। तो कहेंगे 1/v बराबर ये हो जाएगा 1/15
ये कितना हो जाएगा 1/में। अब हम क्या लेंगे, इसका हम लोग लेंगे क्या, एलसीएम। एलसीएम जब लेंगे, देखिए 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा बताइए तो, 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम लगाना जानते हैं ना, एलसीएम 15 और 20 का एलसीएम, 15 और 20, भाई इसको हम काटेंगे, 5 तेई 15, 5 चौके 20, तो 4 तेई 12, 12 पच्चे 60। घबराने वाली कोई बात है ये नहीं है ना। तो ये कितना हो गया 60, 1/v, ठीक है। तो 1/v। अब क्या करेंगे, इससे हम इसमें भाग देने वाले हैं, 15 चौके 60, 4 बार जाएगा और 4 से इसमें गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा -4 और प्लस, इससे भाग देंगे 20 तेई 60, कितना बार जाएगा 3 बार, और इसमें से इतना घटा देंगे, कितना आ जाएगा 1/v बराबर -1/60, ठीक है। तिर्यक गुणा जब हम लोग करेंगे तो v का मान आएगा -60 सेंटीमीटर। देखिए ये बना 60 सेंटीमीटर, बात समझ में आ रही है। तो 60 सेंटीमीटर, अब समझिए जब प्रतिबिंब की दूरी माइनस आ गई, यहां पर प्रतिबिंब की दूरी माइनस आ गई, मतलब वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा क्या बनेगा, वास्तविक क्या आभासी, बोलिए। हमने वस्तु की जो दूरी ली थी इधर ली थी, तो ये माइनस था, और दर्पण ये है अवतल दर्पण, और इसकी दूरी इधर माप रहे हैं, तो वास्तविक बनेगा कि आभासी, बताइए। इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, वास्तविक। क्यों वास्तविक बनेगा, क्योंकि ये वास्तविक, ये जो रेखाएं होंगी ये वास्तविक रूप से एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से प्रतिच्छेद करेंगे, तो 60 सेंटीमीटर दूर बनेगा दर्पण से। तो इस प्रकार से ये वस्तु, तो एक बात हमेशा दिमाग में रखिएगा कि दर्पण कोई भी हो, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, हम लोग एक ट्रिक याद रखेंगे कि अगर वस्तु की दूरी, सॉरी प्रतिबिंब की दूरी माइनस आती है तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक होगा, और अगर वस्तु की दूरी धनात्मक आती है तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो आभासी होगा। कैसे होगा देखते हैं। इसी सवाल को देखिए, ये जो सवाल है इसी को हम लोग थोड़ा सा इधर लिखते हैं, एक ही सवाल को हम लोग देखेंगे तो समझ पाएंगे आप लोग, है ना। इसको हमने क्या लिया था, अवतल लिया था, ठीक है। और इसी को हम लोग उत्तल करते हैं, क्या करते हैं, उत्तल करते हैं, देखिए उत्तल करते हैं, ठीक है। तो उत्तल जब करेंगे तो यहां पर देखिए सारी चीजें वही रहने वाली है, दिया है, क्या दिया है भाई, वस्तु की दूरी अभी हमने बताया है कि चाहे दर्पण उत्तल हो चाहे अवतल हो, वस्तु की दूरी हमेशा क्या रहेगी, ऋणात्मक रहने वाली है, तो -20 सेंटीमीटर। लेकिन जो फोकस दूरी है अवतल दर्पण की ऋणात्मक, उत्तल दर्पण की धनात्मक, अभी हमने पढ़ा है, तो F बराबर हम लोग लिख देंगे कितना, 15, ठीक है। और ज्ञात क्या करना है, V ज्ञात करना है। देखिए दोनों मान अलग अलग आने वाले हैं, ये अवतल उत्तल दर्पण के लिए हम लोग याद कर रहे हैं, ये अवतल का था, ये उत्तल का। 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, 1/v हमें निकालना है, तो कह देंगे 1/f माइनस 1/u, और यहां पे कहेंगे 1/f का मान कितना है 15, तो कह देंगे 1/15 माइनस 1/में कितना 20, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो कहेंगे 1/v, और 1/v इसका भी एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा, ठीक है। 15 चौके 60, 20 तेई 60, सेम आया, बस माइनस परिवर्तित होगा, देखिए सिर्फ माइनस परिवर्तित हो रहा है। तो यहां पे हम कहेंगे 1/v बराबर 7/में कितना 60, उल्टा जब करेंगे इसको तो v/में कितना हो जाएगा 60/में कितना आ जाएगा 7 हो जाएगा, और 7 से इसमें भाग देंगे, अगर चाहे तो आप इतना भी लिख सकते हैं, इतना सेंटीमीटर, और चाहे तो आप भाग देकर लिख सकते हैं 7/56, कितना हो जाएगा 4 बचा, 7/5 35, 7 49, इतना ही लेते हैं, तो v बराबर हो गया 8.57 सेंटीमीटर। और देखिए ये मान किसमें है, धनात्मक आया,
तो यहां पर मान धनात्मक आया, ये मान धनात्मक हमें मिला, हम ये कहेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। ठीक है, तो वस्तु का साइन भी देख करके, वस्तु के प्रतिबिंब का साइन भी देख करके, वस्तु का प्रतिबिंब का साइन अगर प्लस आ रहा है तो वस्तु का प्रतिबिंब धनात्मक सॉरी आभासी होगा, और वस्तु का प्रतिबिंब का साइन अगर ऋणात्मक आ रहा है तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। इस तरीके से भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने आपको आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब होने के बहुत सारे साक्ष्य बताए कि वस्तु की दूरी अगर प्रतिबिंब की दूरी अगर ऋणात्मक है तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, वस्तु प्रतिबिंब की दूरी अगर धनात्मक आ रही है तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा आभासी बनेगा। अगर वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है तो वो चाहे दर्पण कोई भी हो, वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा आभासी प्रतिबिंब में सीधा ही बनेगा, और यदि प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है तो दर्पण कोई भी हो, वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा क्या रहेगा, उल्टा ही रहेगा। तो ये सारी बातें हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से सीखी। अगला जो वीडियो हमारा होगा वो आवर्धन क्षमता को लेकर होगा, रेखीय आवर्धन को लेकर के, दर्पण का रेखीय आवर्धन क्या होता है, और उसमें हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण में और समतल दर्पण सबकी रेखीय आवर्धन क्षमता देखेंगे, और सारी बातों को वन बाई वन हम एक ही वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, और उसमें सवाल भी एक ही वीडियो में हम प्रिपेयर करके आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो दोस्तों को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देख रहिए विद्यावृक्ष। विद्यावृक्ष को देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत धन्यवाद।